अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारी चलो चलो की सीरीज़ चल रही है और सोचा कि आप लोगों से आज रोमानिया के ऊपर बात की जाए, क्योंकि रोमानिया के वर्क परमिट वीज़ा जो हैं वो आजकल ओपन है और बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियंस, अफ़गानी, बांग्लादेशी वहाँ पे जा सकते हैं। तो सोचा कि आज कनाडा की सीरीज़ को रोक के आपसे पहले रोमानिया के ऊपर बात कर ली जाए। रोमानिया बहुत ही इंटरेस्टिंग मुल्क है। बहुत सारे मुल्कों के साथ बॉर्डर्स हैं इसके। रोमानिया की बॉर्डर एक साइड के ऊपर तो ब्लैक सी है, फिर हमारे पास यूक्रेन है, हंगरी है, सर्बिया है, बल्गारिया है, मोल्दोवा है। ये सारी सारी कंट्रीज़ के बीच में रोमानिया बना हुआ है। मैं सूफिया से जा रहा था, बल्गारिया से मुझे मोल्दोवा जाना था, तो बीच में से मैं त्रिमिसोरा से होकर गुजरा था। त्रिमिसोरा इसका टाउन है रोमानिया का। फिर त्रिमिसोरा मुझे पसंद आ गया तो कुछ दिन वहाँ रुक गया। फिर वहाँ से मैं बुचारेस्ट चला गया जो उनका कैपिटल है। रोमानिया के अंदर तकरीबन कोई 41 काउंटीज़ हैं जिन्हें वहाँ पे लोकल ज़बान में जुजेत्सो कहते हैं। तो ये जुजेत्से जो है ये कोई 41 है और म्यूनिसिपलिटी ऑफ बुचारेस्ट भी है। बुचारेस्ट के अंदर जो इनकी पार्लियामेंट है वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट बिल्डिंग है पेंटागन के बाद। अब तो वो सेकंड लार्जेस्ट नहीं रहेगी, थर्ड रहेगी, क्योंकि वो अहमदाबाद में उन्होंने खोल दिया है मोदी जी ने। गुजरात के अंदर वो डायमंड फैक्ट्री खोल दी है, तो नंबर 1 पर वो आ गई है, सेकंड पे पेंटागन हो गई है और थर्ड के ऊपर अब ये बुचारेस्ट के अंदर की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो है। 1877 में इन्होंने सल्तनत उस्मानिया से आज़ादी दी थी। तो उस वक्त के जो मुसलमान हैं वो अभी तक के मुसलमान यहाँ पे कोई 700 साल से हैं। जो तातर्स हैं जो तातारियों के साथ रहते हैं और तुर्क हैं वो ज़्यादा यहाँ पर मुसलमान होते हैं। 19 मिलियन की पॉपुलेशन है, कराची जितनी हमारी आबादी है इसकी 2 करोड़ की, उसमें कोई 2 लाख मुसलमान हैं। तो कोई 1% आबादी जो है मुसलमानों की है। पाकिस्तानियों की तादाद 1100 भी नहीं है, 1100 पाकिस्तानी यहाँ पर रहते हैं। लेकिन अगर ब्लैक सी की साइड के ऊपर जो कोस्टल हमारे पास इसके शहर हैं जहाँ पे तातर तुर्क रहते हैं, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको मस्जिदें भी मिल जाएंगी, वहाँ पर आपको पाकिस्तानी भी मिल जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग मुल्क है। 2-3 चीज़ें बड़ी यूनिक हैं जो बाकी दुनिया में, कम से कम बाकी यूरोपियन दुनिया में नहीं देखी मैंने, वो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले तो मैं वहाँ पर गया तो मैं रात को बैठा हुआ कैफ़े पे चाय पी रहा था, तो एकदम से पुलिस वाले आ गए। उनके साथ कोई और भी बंदे थे। तो कह रहे आप कौन हैं, यहाँ पे क्यों हैं? आज दुनिया में कहीं नहीं पूछता, पूरी दुनिया में घूमते फिरते रहें। तो मैं हंसने लगा। तो कह रहे आप हंस क्यों रहे हैं? मैं कहा मतलब मुझे इंटरेस्टिंग है ना, बैठ के चाय पी रहा हूँ, अपने चाय बीच में रोक दिए और आके मुझसे रात को बैठ के सवाल कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि आप क्या अल्ताफ़ हुसैन को जानते हैं? तो मैं कहा अल्ताफ़ हुसैन को तो पाकिस्तानी जानता है, मैं कराची में पला बढ़ा हूँ, वहाँ पे पढ़ा है मैंने और सखर खाऊँ, तो मुझे अल्ताफ़ हुसैन का पता है। तो कह रहे हैं क्या तुम अल्ताफ़ हुसैन के लिए पैसे लेकर आए हो? मैं कहा भाई मैं गरीब आदमी, मैं किधर और अल्ताफ़ हुसैन किधर, उसके लिए पैसे लेके क्यों आऊँगा? खैर उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कोई घंटा भर मेरा दिमाग ख़राब किया, मेरा पासपोर्ट चेक किया, मेरा वीज़ा चेक किया। इस तरह रोड के ऊपर आके ना किसी ने ज़िंदगी में किसी मुल्क में चेक नहीं किया जैसा रोमानिया में हुआ था। तो खैर फिर वहाँ के वो मैंने काम किया सऊदी अरब में, तो वहाँ की जो उस वक्त की मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर थी उनको मैं जानता था, उनको मैंने कॉल लगा के उनकी सबकी थोड़ी सी खिंचाई कराई। फिर उन्होंने सब लोग मुझे सॉरी करने लग गए। तो लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो उन्होंने बताया कि जी बहुत सारे पाकिस्तानीज़ हैं, वो पता नहीं $5 लाख लेके रोमानिया में आते हैं अल्ताफ़ हुसैन की, फिर यहाँ से पैसा स्मगल करते हैं, यहाँ से इटली चले आते हैं, यहाँ से किसी और बड़े यूरोपियन मुल्क के अंदर चले जाते हैं। इसलिए हमें दूर से लगा कि आप पाकिस्तानी इंडियन हैं, तो हम आपके पास आ गए। मैं कहा जी बड़ी मेहरबानी आपकी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो वहाँ पे चलते फिरते रोड के ऊपर वो आपसे पूछ लेते हैं कि जी अपना दिखाएं आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है। तो अगर आप किसी और मुल्क के अंदर है, फ्रांस में, जर्मनी है, अमेरिका में, कोई नहीं पूछता कि आप सुबह शाम काम करते रहे, कोई आके नहीं पूछता आपके पास ग्रीन कार्ड है या नहीं है। हाँ गाड़ी चला रहे तो लाइसेंस मांगते हैं, अदरवाइज तो कोई भी नहीं मांगते। वो भी जब मांगेंगे जब आपका चलान होगा, अदरवाइज कोई आपको नहीं छेड़ता। लेकिन वहाँ चलते फिरते पूछते हैं और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं निकला या डॉक्यूमेंट की पिक्चर नहीं निकली तो फिर आपकी शामत है। फिर वो लोग आपकी बात नहीं सुनते। उनकी अंग्रेज़ी भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी होती नहीं है, रोमानियन लैंग्वेज बोलते हैं, वो 1700 साल पुरानी लैंग्वेज है, उसको क्यों छोड़ेंगे। रोमानिया के अंदर उनकी जो करेंसी है रोमानियन ल्यू कहलाती है। ये अभी तक यूरोपियन यूनियन में शामिल है, लेकिन अभी तक शेंजन का पार्ट नहीं बने। तो उम्मीद है कि 1-2 साल में शेंजन का पार्ट बन जाएंगे। फिर अभी तो वीज़ा आसानी से मिल रहा है, फिर और मुश्किल हो जाएगा। जैसे क्रोएशिया का मुश्किल हो गया है, बाकी लोगों का मुश्किल हो गया, मुल्कों का मुश्किल हो गया है, तो यहाँ का भी मुश्किल हो जाएगा। तो शेंजन का पार्ट नहीं 2 साल में बन जाएंगे। यूरो इनके पास आएगा 2029 के अंदर। तो अभी रोमानियन ल्यू चलता है, उनका जो पैसा होता है उसको बानी कहते हैं। बानी मतलब 100 बानी होते हैं एक ल्यू के अंदर। तो एक ल्यू पाकिस्तानी 62 रुपये का आता है, 62 रुपीज़ का। $1 में हमें 4.5-5 मिलते थे, वहाँ पे 4.64 ल्यू मिलते थे एक $1 के अंदर हमें वहाँ पर। मुल्क का जो जीडीपी है वो कोई पर कैपिटा वो $38,000 है, $38,000 से भी ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट $39,000 है। पाकिस्तान के लिए जो रोमानिया है बड़ी ज़बरदस्त केस स्टडी है, बिकॉज तमाम मुसीबतें जो पाकिस्तान में वो रोमानिया में होती थी। रोमानिया ने भी IMF से बेल आउट का पैकेज लिया, वहाँ पर भी करप्शन थी, वहाँ पर भी इदारे थे जो मुल्क को खाए जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को ख़त्म करके फ्लैट टैक्स लगा दिया पूरे मुल्क में 16% का। तो आप कॉर्पोरेट है, आप इंडिविजुअल हैं, आप सैलरीड है, आप बिज़नेस कर रहे हैं, 16% का टैक्स है, जो यूरोप के अंदर सबसे कम है। रोमानिया की तकरीबन 100% आबादी जो लिटरेट है। रोमानिया के अंदर तकरीबन 100% आबादी के पास इंटरनेट है। रोमानिया में इंटरनेट की जो स्पीड है वो यूरोप में सबसे
सबसे ज़्यादा है पूरे यूरोप में, यानी फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया, माल्टा आ गया, नॉर्वे आ गया, सबसे अच्छा इंटरनेट आपको रोमानिया मिलता है और बहुत कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा चीप है। तो उन्होंने पूरे मुल्क को इंटरनेट दिया, फ्लैट टैक्स सिस्टम कर दिया और जितने बड़े बड़े इदारे थे ना उन सबको प्राइवेटाइज कर दिया। अब बेचारे इस मेट्रो में बैठे, आप बोलेंगे यार क्या ज़बरदस्त चीज़ है। आखिर जंगों में भी रहा, वर्ल्ड वार 1 की, 2 की, सोवियत यूनियन से फड्डा किया, ट्रांसिल्वानिया, हंगरी वाले ले गए, तो दुनिया की जितनी प्रॉब्लम्स थी सारी मौजूद थी। लेकिन इसके बाद इसका जो इकोनॉमिकल कम बैक हुआ है ना, वो पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त केस स्टडी है इसके, किस तरीके से उन्होंने वो सफ़ेद हाथियों को भगाया है और किस तरह किया है। पॉलिटिक्स अभी भी वहाँ पर बेड़ा गर्क है, जो ऐसा पाकिस्तान में वो अभी तक चल रहा है, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी आसान है। इन्होंने इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से सर्विसेज इकोनॉमी में स्विच किया है 10 साल के अंदर। इस वक्त 56% जो इनका GDP आता है वो सर्विसेज इकोनॉमी से आता है। 20 मिलियन 19 मिलियन की पॉपुलेशन है, 10 मिलियन से ऊपर तो साल के पास टूरिस्ट आते हैं। बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं इनके पास, शेफ़ की, किचन हेल्पर की, आपको खाना बनाना आता है। कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, IT के अंदर बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, प्लम्बर चाहिए, हैंडीमैन चाहिए। तो अगर आपके पास बैचलर्स है, अगर आपके पास मास्टर्स है, अगर आप IT के अंदर हैं, अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है और आपको प्लम्बिंग का काम आता है, आपको टेक्नीशियन का काम आता है, आपको कार मैकेनिक का काम आता है, आप ऑटो वर्कशॉप में काम कर सकते हैं, आप मिस्त्री का काम कर सकते हैं, आप मजदूर का काम कर सकते हैं, आप खाना बना सकते हैं, आप ट्रक चला सकते हैं, आप किसान हैं, आप मोची हैं, तो इस मुल्क में बड़े आराम से आप जा सकते हैं। डिग्री की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है। तो मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुल्क है, आप वहाँ पे ज़रूर जा सकते हैं। GDP भी अच्छा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी अच्छा है। इन्फ्लेशन यूरोप में सबसे ज़्यादा कम है, इंडस्ट्रियल आउटपुट यूरोप में सबसे ज़्यादा है, ग्रोथ रेट यूरोप में सबसे ज़्यादा है। अब हम वीज़ा टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो कुछ तो जनरल वीज़ाज़ हैं, एम्बेसी का लिंक मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। बेसिस वीज़ा है 80 यूरो का मिलता है। कल्चरल और साइंटिफिक वीज़ा है, आपको कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा है तो 80 यूरो का मिलता है। डिजिटल नोमाद वीज़ा की थोड़ी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, सिर्फ 2000 डिजिटल नोमाद वीज़ा देते हैं ये। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, नेटली लिंक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसमें आपकी 3300 यूरो पर मंथ की आपकी सैलरी होनी चाहिए। सिर्फ 2000 डिजिटल नोमाद वीज़ा देते हैं, लेकिन डिजिटल नोमाद वीज़ा के ऊपर आप साल भर के लिए जाके वहाँ पर रह सकते हैं। इस वक्त जो हमारा फोकस है, फिर फैमिली यूनिफिकेशन वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा होता है, वो तमाम चीज़ें हैं। क्योंकि अभी शेंजन स्टेट में नहीं है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आपको पासपोर्ट चाहिए, 3 तस्वीरें चाहिए, रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए करते हैं, बोलते हैं जी आपके बैंक में खाली 500 यूरो होने चाहिए, 50 यूरो पर दिन के लिए आपके पास है, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, 500 यूरो दिखा दीजिए, टूरिस्ट वीज़ा लेके वहाँ पर आराम से चली जाइए। आप क्योंकि अभी शेंजन जोन में नहीं है तो आराम से मिल जाता है, तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। तो 500 यूरो आपके बैंक में होनी चाहिए, 80 यूरो की फ़ीस है, जमा करवाएं और आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए। सेम फीस स्ट्रक्चर उनके लिए भी है। कल्चर और साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस में अगर आप जाना चाहते हैं, बिजनेस वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट थोड़ी सी है, वहाँ पे आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए होता है। अदरवाइज तो आपको सिंपल सी वो पासपोर्ट चाहिए, 3 तस्वीरें चाहिए, 80 यूरो की फ़ीस चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए। ये ट्रेवल मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर करवा लिया करें, ताकि बाहर जाके बीमार पड़ जाए, कोई हादसा हो जाए तो बहुत ज़्यादा सर्विसेज मिले। वो पाकिस्तानी हमारे हैं जैन जीवन जी, उनकी बड़ी अच्छी वेबसाइट है जीवन जी, जी एज इन जॉर्ज, G1 नंबर और जीवनजी.com। वहाँ से आप खरीद सकते हैं। 20-25 रुपये के अंदर आपको ट्रेवल इंश्योरेंस मिल जाती है, आपकी जान छुड़ जाती है, $20-25 के अंदर। अब हम बात करते हैं वर्क वीज़ा की, जो आजकल पाकिस्तान में चल रहा है, वर्क परमिट का। $150 फीस है। इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपको रोमानिया में जॉब मिलती है। जॉब कैसे मिलती है उसके ऊपर भी बात करते हैं। उसके बाद वहाँ से वो आपको वर्क परमिट दे देते हैं। उस वर्क परमिट को लेके आप वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ जो भी इमिग्रेशन, उनके IGI जिसे कहते हैं, उनको जमा करवा देते हैं। आप ऑनलाइन जाते हैं और जाके एम्बेसी के अंदर अपनी एप्लीकेशन जमा करवा देते हैं तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ, उस वर्क परमिट के साथ। उस पर आपको वहाँ का वर्क वीज़ा मिल जाता है, जिसको DAM कहते हैं। फिर वहाँ जाके आप उसको कन्वर्ट करके वहाँ पर 1 साल रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। आपको बहुत आराम से वहाँ पे 1000-1500 यूरो में जॉब मिल जाती है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। सारे खर्चे वर्चे निकालने के वहाँ पे 300-400 रुपये में आपका गुजारा हो जाता है। 1000-1200 यूरो आप हर महीने पाकिस्तान भेज सकते हैं। अगर आपके पास कोई ज़्यादा स्किल्स नहीं है, आपके पास कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे जाके आराम से आप 1000-1200-1500 यूरो बचा के फैमिली को घर पे हर महीने भेज सकते हैं। अब जॉब कैसे लेंगे, तो इसकी 150 यूरो की फ़ीस है। पाकिस्तान में एम्बेसी का लिंक दे रहा हूँ, तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम फॉर्म्स वहाँ पे मौजूद है, वहाँ से आप भर सकते हैं। जॉब के लिए आपको जो रोमानिया के अंदर रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं उनसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, और उसकी जो जॉब्स की साइट से वो कर रहा हूँ। मैं आपको 5-6 यहाँ पे रोमानिया की वेबसाइट्स दे रहा हूँ। ई-जॉब्स दे रहा हूँ, एडिको की वेबसाइट दे रहा हूँ, लॉरेल उनकी जो रिक्रूटिंग कंपनी है उनकी वेबसाइट दे रहा हूँ, ओवरसीज़ जॉब्स दे रहा हूँ, जस्ट लैंडेड की दे रहा हूँ, ये तमाम दे रहा हूँ। यहाँ पे जाके आप जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। सारी इसमें जॉब्स आ रही है, मैकेनिक्स की भी आ रही हैं, अकाउंटेंट की भी आ रही हैं, ऑडिटर की भी आ रही हैं, इंजीनियर्स की भी आ रही हैं, प्लम्बर की भी आ रही हैं, हैंडीमैन की भी आ रही हैं। किसी एजेंट को पैसे नहीं देने। पाकिस्तान में अजीब धंधा बना हुआ है, कोई 40 लाख रुपए का वीज़ा बेच रहा है, कोई 50 लाख का बेच रहा है, कुछ नहीं करते। वो नहीं, रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास जाके बातचीत करके वहाँ से वक्त निकाल देते हैं। वहाँ आपको साल भर का वीज़ा मिलेगा, तो साल भर में तो पैसे आपके पूरे नहीं होंगे। तो अल्लाह के वास्ते ना करें, काम फ्री में हो जाएगा। सिर्फ 150 रुपये का आपका खर्चा है। इन वेबसाइट के ऊपर जाइए, जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, वहाँ से इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू दीजिए और कर लीजिए। अगर कोई बात करनी भी है ना, किसी को 100-200 देने भी हैं, तो जिस कंपनी पर जा रहे हो डायरेक्टली उससे बात करो ना। ये एजेंट किस खुशी के 40 लाख रुपये लेता है? ये 40-50 लाख रुपये खबीस लोग से इस बात के लिए ले रहे होते हैं कि आपको अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती।
आपको पता नहीं होता किस बंदे से बात करनी है। उससे बहुत अच्छा है ना, किसी बच्चे को 10,000 रुपये दे दो जिसको अंग्रेज़ी आती है, उसको बोलो भैया बात कर ले। और अंग्रेज़ी तो आपको चाहिए ना वहाँ सीखने के लिए। मैं रो रो के मर गया हूँ, अंग्रेज़ी सीख लें, अंग्रेज़ी सीख लें, बर्लिट से पढ़ लें, डोलिंगो से पढ़ लें, वो मेरी वीडियो देख लीजिए अंग्रेज़ी कैसे सीखें। इतनी अंग्रेज़ी तो आपको आनी चाहिए। तो जिससे आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, सही तरीके से इंटरनेट नहीं चलाना आता ना, इसकी कॉस्ट आप 40-50 लाख रुपये दे रहे होते हैं, जो कि रिड्यूस होकर 150 यूरो फीसेस की कोई भी नहीं, 35-40 हज़ार रुपये आपके लगते हैं रोमानिया पहुंचने के लिए। बाकी आपको टिकट देना है अपना वहाँ पर। जो कंपनी आपको हायर करती है इन जनरली तकरीबन 90% कंपनियाँ आपको वहाँ रिहाइश भी देती हैं, आपको वहाँ खाना भी देती हैं, आपको वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस भी देती हैं। तो आपका खर्चा क्या है, जाके कंपनी की रिहाइश में आपने लेना है, खाना वो आप लोगों को दे रहे हैं, आपने हलाल खाना है, थोड़ा बहुत कुछ खाना है, थोड़ा बहुत खर्चा आपका अपना हो जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस वो आपको दे रहे हैं, बाकी आप पैसे लें, जाए कमाना शुरू कर दें। बुचारेस्ट में जाएंगे, वहाँ थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है। छोटे मोटे आसपास के टिमिसोरा में चले जाए, नोवेक में चले जाए, कहीं पर भी आसपास में चले जाए, 41 उनके पास काउंटीज़ हैं, तो वहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है। वो जो ओल्ड ट्रांसिल्वानिया है, जो मैंने आपको बोला, तुर्क तातर जहाँ पे रहते हैं ब्लैक सी की कोस्ट के साथ, वहाँ पे चले जाए तो वहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, ढूंढने से भी कोई पाकिस्तानी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इंडियंस बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, अब बंगालियों को पता ही नहीं है, वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, अफगानी भी बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तानी भी नहीं है। तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। और तमाम वेबसाइट जहाँ से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको दे रहा हूँ। IGI की वेबसाइट में आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, पाकिस्तान एम्बेसी की वेबसाइट में आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, डिजिटल नोमाद वीज़ा के लिए अप्लाई करना है उसकी वेबसाइट आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा रोमानिया में जो एजुकेशन है बड़ी सस्ती है। आपको मेडिकल एजुकेशन में जाना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको IT में जाना है, आपको मैकेनिक्स में जाना है, आप बड़े आराम से रोमानिया में पढ़ सकते हैं। जितने पैसों में आप फ्रांस में या नॉर्वे में किसी महंगे मुल्क में पढ़ेंगे ना, उसकी 1/10 ऑफ द कॉस्ट के अंदर आप पढ़ लेंगे। और स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, पूरे मुल्क का एक पोर्टल बना हुआ है, डायरेक्टली स्टडी इन रोमानिया.ro के ऊपर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसका लिंक भी दे रहा हूँ। सारी स्कॉलरशिप वहाँ पढ़ी में वहाँ जाएँ, अपना अकाउंट बनाइए, अप्लाई कर लीजिए। इतनी तो अंग्रेज़ी कम से कम सीख लेना कि वेबसाइट चलाना आपको आ जाए। आपको ये भी नहीं आता, गुफ्तगू में हमने किताब लिखी हुई है, डेटा स्ट्रक्चर्स पे लिखी हुई है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ऊपर लिखी हुई है, बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट्स के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं। वो पढ़ लीजिए 400-500 रुपये के अंदर। इतना इंटरनेट चलाना सीख लें कि इन वेबसाइट्स के ऊपर जाके अच्छा सा CV बना के अप्लाई कर सकें। CV बनाना नहीं आता तो उसके लिए आपको 2 वेबसाइट्स बताता हूँ, एक है levels.fyi, एक है कैरियर ट्यूनर्स। कैरियर ट्यूनर्स पाकिस्तान की लम्स की बच्चों की वेबसाइट है, levels.fyi यहाँ कैलिफोर्निया की है। कुछ पैसे लेके आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल लिख के, आपका CV लिख के, आपका कवर लेटर लिख के आपको दे देते हैं आपके हाथ में। चार्ज करते हैं $150-200, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए छुट्टी हो जाती है। किसी कंसल्टेंट से बात कर लें, मेंटोगा के ऊपर भरे पड़े कंसल्टेंट आप जाएँ, 100 से ऊपर बंदा वहाँ बैठा हुआ है जो आपको गाइड करने के लिए तैयार है। तो आप मुझसे बात कर लीजिए मेंटोगा के ऊपर, मैं आके आपको गाइड कर दूंगा कि जो उर्दू में CV कैसे बनेगा, इंग्लिश में CV कैसे बनेगा, कौन सी चीज़ें लिखनी है। फिर CV की सबकी अलग अलग फॉर्मेट होती है। कनाडा की फॉर्मेट अलग है, यूरो CV आप सर्च कर लीजिए गूगल के ऊपर, यूरो की फॉर्मेट अलग है, अमेरिका की फॉर्मेट अलग है। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी हमारा मैरिटल स्टेटस क्या है, हमारा नाम क्या है, शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, अब्बा क्या करते हैं। भैया ऐसी कोई डिटेल्स नहीं चाहिए होती बाहर मुल्कों के अंदर। आप शादीशुदा है नहीं है, आपके अब्बा क्या करते हैं, आपका शनाख्ती कार्ड क्या है, आपका डोमिसाइल क्या है, हमें क्या भैया काम आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ खाली। तो बेसिक चीज़ें लिखनी चाहिए। हम शुरू करते हैं तो 50 साल की हिस्ट्री लिख देते हैं, जी मैंने मैट्रिक वहाँ से किया था, प्राइमरी वहाँ से की थी। भैया आप आखिरी के 5 साल बताओ, मेन एजुकेशन बताओ ना, बैचलर्स मास्टर्स PhD क्या है, पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस बताओ। पूरी ज़िंदगी कहानी तो नहीं सुनना ना मुझे, आप पूरा नॉवल नहीं पढ़ना ज़िंदगी के ऊपर आपका CV पढ़ना है। खैर बात कहीं और निकल जाएगी। रोमानिया बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्री है, आजकल वर्क वीज़ा खुले हुए हैं, 40-50 लाख करने की जरूरत नहीं है। टोटल वर्क भी जो वीज़ा प्रोसेस है वो 30 दिन का है। आपको 3 दिन लगने, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन। आज बैठ जाए, 3 दिन के अंदर आपको पता होगा आपको जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही। इन साइट्स पे जाएँ, जॉब पे अप्लाई कीजिए, इन लोगों से बात कीजिए, अल्लाह खैर सल्ला, और इसके ऊपर ट्राई कर दीजिए। जहाँ जाएँ आराम से 1-2 साल रहें, फिर मैं आपसे मज़ीद अर्ज़ कर दूँगा कि किसी और मुल्क में निकलना है, यहाँ पर मैं रेजिडेंसी लेनी है, क्या करना है, वहाँ जाके आप शादी भी कर सकते हैं। बाय द वे आप रोमानिया में शादी के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस पे वीडियो बनाऊंगा तो इसके ऊपर पूरी सीरीज़ बन जाएगी कि 200 मुल्कों में जाके शादियाँ कैसे करनी है। तो लोग बहुत गालियाँ देंगे। खैर तो हम वापस आते हैं। रोमानिया के ऊपर वीज़ा के अप्लाई कीजिए, मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप वहाँ जाएँ तो। कोई भी अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन है वहाँ के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।